ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब। अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने प्रोग्राम मिलने के नहीं नायाब हैं हम के साथ, जो कि हमारे YouTube चैनल का एक प्रोजेक्ट है जहां ने इल्म व इश्क से। आप लोग सब देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब करते रहिए। और हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान सायानी। आवाज़ व अंदाज की दुनिया के दोस्तों, आप सलामत रहो, ता क़यामत रहो, यूं ही हमसे मिलो और सदा मिलते रहो। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के पास कि हमारे थीम और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके लिए कहना बिल्कुल बेजा या मुबालगा आराई न होगी कि मिलने के नहीं नायाब हैं हम। कहते हैं, ठोकरें खाकर जो संभलते हैं वही निज़ामे जहां बदलते हैं। रास्तों को हमने बदलना है, रास्ते खुद कहाँ बदलते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत जिसने रास्तों को बदल डाला, एक ऐसी ही शख्सियत जिसने एक ऐसे मुआशरे में जहां फीमेल को, ख़वातीन को, बच्चियों को, बेटियों को अक्सर औकात ठोकरों में रखा जाता है, उस बच्ची ने यह साबित कर दिया कि ठोकरें खाकर संभलने वाले आसमानों को छूने वाले बनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद रूरल मोहतरमा कंदील फातिमा मेमन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम हमारे साथ मौजूद हैं और ये एक बहुत बड़ी मिसाल हैं उस मुआशरे में जहां फीमेल्स को, बेटियों को कमतर समझा जाता है। बिल्कुल। एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बीवी, एक ऐसी माँ जो हमारी बच्चियों के लिए बतौर ख़ास एक आला तरीन मिसाल है। और आप इस प्रोग्राम के बाद इस बात को आप भी दिल में कहेंगे कि हकीकतन कंदील फातिमा वो शख्सियत हैं जिनके लिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। आइए कंदील फातिमा मेमन से उनके बारे में कुछ पूछते हैं। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि ऐसे अंधेरे रास्तों में जहाँ रोशनी दिखाई नहीं देती, वहाँ कंदील बनकर आप रोशन हुई, तो ये कंदील नाम की पहले तो मुझे बताएं, ये नाम आपका किसने रखा था? क्या वो पहले से जानते थे कि ये आने वाली बच्चियों के लिए कंदील बनेगी, जिसको भी मतलब जो भी। और इस कंदील फातिमा मेमन को जो आज लोग दुनिया असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद रूरल की हैसियत से जानती है, उसका माजी क्या था? वो कंदील फातिमा कैसे बनी, वो इस पोस्ट तक कैसे पहुंची? मैं चाहूँगा आप अपनी ये कहानी अपनी ज़बानी लोगों को बताएं प्लीज़। अच्छा, मेरा ताल्लुक जो है वो नुशरफ फिरोज़ की डिस्ट्रिक्ट से है, और मेरे फादर जो हैं वो मेरी मेजर इंस्पिरेशन हैं। और आज अगर मैं इस पोजीशन पे, इस मकाम पर हूँ, तो मैं उसका सारा क्रेडिट अपने फादर को दूंगी। उसकी वजह ये है कि उस दौर में, उस टाइम में जब बच्चियों को पढ़ाना इतना कैपेबल, इतना पॉजिटिव नहीं समझा जाता था, इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं समझी जाती थी एक लड़की में कि उसको आगे की तालीम दे सकें। उस टाइम में मेरे फादर ने जो है वो मुझ पे ट्रस्ट किया, और ना सिर्फ ट्रस्ट किया लेकिन हमें डिफरेंट जगहों पे अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया। और जब आगे जाके हमें यूनिवर्सिटीज़ पे जाना था, यूनिवर्सिटी में, तो तब हमें कराची भी शिफ्ट किया उन्होंने। और मेरे फादर की पोस्टिंग कभी पेशावर हुआ करती थी, कभी घोटकी हुआ करती थी, कभी डेरा इस्माइल खान हुआ करती थी, लेकिन वो इधर उधर अपनी पोस्टिंग्स के हवाले से जाते रहते थे। लेकिन हमारे साथ हमारी मदर होती थी कराची में। उस टाइम में हमने पढ़ाई की और अपने आप को साबित किया कि हम वाकई कुछ कर सकते हैं। हम उसके अलावा जब हम यूनिवर्सिटी में थे, तब मुझे जो है वो स्कॉलरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम में ऑफ़र हुई थी। मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता था और अच्छी CGPA कैरी करी थी मैं, तो उस वजह से मुझे स्कॉलरशिप पे टर्की भेजा गया था एक सेमेस्टर के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, उन दिनों में इवन जो मेरी फैमिली मेम्बर्स थे काफ़ी, जो दूर दराज के, उनको भी काफ़ी एतराज़ात थे कि ये अकेली बेटी को भेज रहे हैं, तो ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, और इसमें जो है हमारी इज़्ज़त को हर्फ आ जाएगा कि एक लड़की हमारे ख़ानदान की, और बिल्कुल एक ऐसे मुल्क में जा रही है 4 से 5 महीनों के लिए जहाँ पे किसी को ना जानते हैं ना कुछ। लेकिन उन सब की बातों को एक तरफ रख के और मुझे मेरे फादर ने भेजा, और वहाँ से मैं बहुत ही सक्सेसफुली अपनी 4 GPA के साथ, मतलब मैंने सारे जो कोर्सेज थे उन सब में मैंने टॉप किया था। वहाँ से मैं होके फिर वापस आई। उसके बाद भी जॉब करनी थी, जॉब नहीं करनी, उसमें भी थोड़ा सा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मेरे फादर की एक ख्वाहिश थी
कि मैं CSS करूं, और वो एग्ज़ाम इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बीच में मेरी शादी हो गई और शादी के बाद ही मैंने दिया। लेकिन मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव रहे इस पूरे पीरियड में। तो जहाँ तक सवाल है कि कंदील मेरा नाम किसने रखा, तो कंदील फातिमा मेरा नाम मेरे वालिद ने ही रखा था, और शायद उन्होंने फोर्स ही कर लिया था कि मैं कुछ अच्छी चीज़ कर लूँगी, तो इसी वजह से उन्होंने ये नाम रखा था। हाँ, जैसे कि सिस्टर कहा जाता है ना कि एक औरत के एक मर्द के पीछे उसकी कामयाबी का जो राज है वो उसकी बीवी होती है, मतलब एक औरत होती है। इसी तरह से एक औरत के पीछे अगर मैं जो समझ सकती हूँ कि जो कामयाबी का हाथ है ना वो उसके फादर का होता है। नूर, आपने सही कहा, लेकिन मैं अज़रा मजाक यहाँ अपने सुनने वालों को भी बताना चाहूँगा कि ये मक़ूला मशहूर क्यों हुआ। एक ऐसे समंदर में, एक ऐसे जजीरे पे तमाम लोगों को ले जाया गया कंपनी की जानिब से, जहाँ पर हर तरफ, चारों तरफ उस जजीरे पे मगरमच्छ थे, और एक किनारे से दूसरे किनारे जाना था। वहाँ बहुत से लोग थे और मुकाबला अनाउंस किया गया कि जो इन मगरमच्छों के होते हुए ये हिस्सा पार करके दूसरे किनारे पे पहुंच जाएगा उसे $10 लाख दिए जाएंगे। किसी ने हिम्मत नहीं की, अचानक एक शख्स कूदे और वो किसी भी तरह मगरमच्छ से बचकर किनारे पर पहुंच गए। उन्हें $10 लाख मिल गया। बाद में उन्होंने, लोगों ने वाह वाह की, इंटरव्यू दिए गए। बाद में उन्होंने कहा कि आखिर मुझे धक्का किसने दिया था, पता चला उनकी बेगम ने दिया था। इसके बाद से ये मक़ूला मशहूर हुआ कि हर शख्स की कामयाबी के पीछे किसी न किसी तो मतलब औरत का हाथ होता हमें है। हमारी सक्सेस के पीछे हमारे फादर्स देते हैं धक्का के जाइए। मैम, जैसे कि आपने बताया, मैं अपने CSS के एग्ज़ाम का बताया, तो ये सरजमीन सिंध की मैं दूसरी काबिल फ़ख्र बेटी से मिल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। जाहिदा परवीन जामनू का हमने इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने भी शादी के बाद, बल्कि उन्होंने बताया कि शादी के बाद एक पूरी गाड़ी जो है वो मेरी किताबों की भर कर गई थी। तो ऐसा ही कुछ सीन आपके साथ भी हुआ था? अच्छा, असल में मैं तब रहती कराची में ही थी जब मेरी शादी हुई, और मेरे इन लॉज का घर भी वहीं पे कराची में ही था। तो बुक्स के वैसे भी आई एम वेरी अटैच्ड टू व्हाट आई रीड, मुझे बहुत शौक होता है, और मेरी एक अलग से बहुत अटैचमेंट होती है मेरी किताबों के साथ। बहुत ज़बरदस्त। तो हाँ, गाड़ी भर के तो नहीं, लेकिन ये है कि 2-4 दफ़ा जो है वो अलग अलग कार्टन्स में मेरे किताब आते जाते रहते थे कि मैं उनको रखूँ और उनको पढूं। फिर मेरे ख्याल से मुझे शादी के कपड़े कहाँ पे सेट करने हैं, या उससे ज़्यादा टेंशन ये थी कि मेरी किताबों की जगह में कम है वहाँ पे, तो मैं कहाँ पे रखूँगी। मतलब यहाँ पर वो वाला सीन है कि मेरी किताबें मेरी सहेलियाँ। मैं यकीनन आपसे यही पूछना चाहूँगी कि ज़िंदगी में ना एक ऐसा लम्हा आता है कि जब हमें लग रहा होता है कि मेरे चारों जानिब ना अंधेरा है, और उस अंधेरे में आपने वो रोशनी का चिराग कैसे रोशन किया? तो कोई ऐसा लम्हा आपकी ज़िंदगी में आया कि आपको लगा बस सब मेरे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है? हाँ, बिल्कुल। आई थिंक सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कभी चीज़ें अच्छी जा रही होती हैं, कभी आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन उसका जो आप चाह रहे होते हैं उसको बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। तो हाँ, बिल्कुल मेरी लाइफ में भी इस तरह का मोमेंट था, और वो मोमेंट भी काफ़ी मंथ्स थे एक्चुअली। मैंने असल में, मेरी शादी हुई थी 2015 में, तो अगस्त 2015 में शादी हुई, और उसके फ़ौरन बाद का जो अटेम्प्ट था CSS का, मैंने तैयारी भी, पढ़ाई भी बाद में शुरू की थी CSS की शादी के बाद। तो मैंने जो फ़ौरन बाद फरवरी 2016 का अटेम्प्ट था, मैंने वो दिया। अच्छा, मैं जब वो एग्ज़ाम देने वाली थी तो मुझे मेरे ख्याल से 1 हफ़्ता या 10 दिन पहले मुझे पता चला था कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम दे के मैंने जैसे ख़त्म किया तो उसके 2 हफ्ते के बाद मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो वो भी इस वजह से, रीज़न यही था कि मैंने बहुत एक्सर्शन की थी और मैंने बहुत टेंशन ली थी उस पूरे पीरियड में। अच्छा, ठीक है। अब उससे वो एक तो वो उस चीज़ का वैसे ही डिप्रेशन था मुझे कि एक चीज़ जो है मैंने शायद बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर ली है, मैंने बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली टेंशन ले ली थी। लेकिन उससे जैसे ही वो उस चीज़ से मैं गुजरी और रिजल्ट आया तो 2016 में मैं फेल थी। तो दैट वाज द वर्स्ट ईयर ऑफ माय लाइफ कि एक जिस चीज़ के लिए मैं पीछे भाग रही थी उसकी वजह से मेरा मिसकैरेज भी हो गया और फिर वो मुझे हासिल भी नहीं। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट पीरियड था। आई गेस आई वाज क्वाइट डिप्रेस्ड इन दोज डेज आल्सो। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मेरी फैमिली ने भी ओवरऑल काफ़ी मुझे अपलिफ्ट किया कि नहीं कुछ नहीं होता और सब खुदा की रज़ा से होता है। उसके बाद जब मैं 2017 का अटेम्प्ट देने लगी थी तो इसी तरह हुआ कि मुझे 2 हफ्ते पहले पता चला कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और फिर मैं दोबारा बहुत वरिड थी कि अब मैं 17 का अटेम्प्ट दूँ या बिल्कुल ना दूँ, क्योंकि उसमें मुझे था कि ऐसा ना हो कि जो 16 वाले अटेम्प्ट में मेरे साथ हुआ है वो वापस रिपीट हो जाए मेरे साथ।
तो मैंने जब अपने हस्बैंड को बताया कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और एग्जाम में मुश्किल से 20 दिन है, तो वो ही वॉज क्वाइट फॉर सम 30 मिनट्स, आधा घंटा वो चुप थे बिल्कुल, कि वो समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको क्या दूं। बिल्कुल। फिर उन्होंने सोच के और फिर मुझे बोला कि ठीक है, अगर खुदा की तरफ से एक चीज़ आने वाली होगी, एक जान आने वाली होगी, तो वो फिर आएगी। और खुदा की तरफ से ही है कि इत्तेफाकन की एग्ज़ाम देने से फिर से पहले हमें पता चला है, लेकिन अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते हैं और एग्ज़ाम भी देते हैं और इंशाल्लाह सब खैरियत होगी। वो लम्हा था कि मैं अपने डार्क फेस से निकली और मैंने वाकई खुदा की रज़ा पे बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करके और फिर मैं निकली, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक बहुत प्यारी बेटी भी है माशाल्लाह। वो कहते हैं ना सर कि जब अल्लाह ताला अगर आपसे कोई चीज लेता है ना, तो उसके बदले वो आपको बेहतरीन से नवाजता है। तो आपसे वो एक चीज ले ली गई थी, फिर दूसरी ली, उसके बाद जब अल्लाह ताला ने आपको नवाजा तो एक साथ खुशियों से नवाजा, और फिर रहमतें आपके घर पर आई। और इसी रहमत की वजह से मेरी बेटी सिर्फ 8 दिनों की थी जब रिजल्ट आया, पता चला कि मैं पास हो गई हूँ। तो सबने यही कहा कि शायद घर में रहमत आई है, उसी की बरकत है कि आपने एग्जाम भी पास कर लिया है। कहते हैं कि बस एक खुदा नहीं होती, बस एक खुदा नहीं होती और माँ क्या नहीं होती। बिल्कुल। तो देखें अल्लाह ताला जब किसी के कदमों तले जन्नत देता है और जब उस प्रोसेस से गुजारता है, तो उस जन्नत के एवज इस दुनिया को भी उस जात के लिए जन्नत बना देता है, जिसकी एक मिसाल कंदील फातिमा मेमन की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, ऐसे हस्बैंड कहाँ मिलते हैं? क्योंकि जाहिदा, परवीन और आप और ये ऐसे हस्बैंड जो हमारी बच्चियों को शादी के बाद इतना हौसला देते हों, और ऐसा मतलब मैं समझता हूँ कि छोटा दिल होता है शोहरों का बीवियों के मामले में, कि हमारी घर की इज्जत है, ये है वो है। तो आपको अपनी थोड़ी सी शादीशुदा लाइफ के बारे में भी बताएं, अपने हस्बैंड के बारे में, कि बच्चियों को पता चले कि ऐसे हस्बैंड अगर ढूंढने हो तो आजकल तो यह हाल है कि बड़ी मुश्किल से होता है, चमन में धी दावर यानी कि बेटी का शोहर बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। ये बताएं प्लीज थोड़ा सा। अच्छा, उसमें जो है ना काफी मेजर रोल जो होता है ना वो पेरेंट्स का होता है जब वो अपनी बच्ची को बिहार रहे होते हैं। तो उसमें जो है ना मेरे फादर ही वाज वेरी क्लियर कि मेरी बेटी पढ़ेगी भी, मेरी बेटी आगे नौकरी भी करेगी, वो जो करना चाहे, और आप लोग उसको नहीं रोकोगे। और मेरे हस्बैंड के साथ भी जब, क्योंकि जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे फादर ने काफ़ी क्लियरली बता दिया था कि ये जो करना चाहेगी आप लोगों में से कोई इसको नहीं रोकेगा, क्योंकि ये बहुत ऑड्स से हम लोग निकल के और पढ़ाई करके उस लेवल तक पहुंचे थे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम अब स्टेप बैक करके और हम घर बैठ जाएं। और मेरे फादर को पता था कि मैं पढ़ाई में और इस चीज़ में काफ़ी अच्छी हूँ, तो अगर मैं एक्सेल करना चाहूँ, अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ, तो अगर कोई मुझे रोक देगा तो वो सारी मेरी मेहनत और मेरे फादर की मेहनत जो उन्होंने मुझ पर की है वो सारी रुक जाएगी। तो इसमें बहुत मेजर जो रोल प्ले करते हैं ना वो पेरेंट्स करते हैं। सिर्फ बेटियों की शादी अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए, बेटियों की शादी के बाद उनके साथ किस तरह वो सलूक रखते हैं, किस तरह उनका रवैया है, उस चीज को भी मद्देनजर रख के फिर अपनी बेटी आला ज़रफ़ी बहुत कम लोगों में मिलती है, माशरे में ये आला ज़रफ़ी बहुत कम लोगों में मिलती है। जी नूर प्लीज। देखिए, अब शादी की बात चल गई है और इससे पहले आपकी ज़िंदगी का वो लम्हा जो कि एक अंधेरों में से गुजर कर आप आई, तो मैं यही पूछना चाहूँगी, अभी आपने ये भी पूछ लिया कि भाई ऐसे हस्बैंड्स कहाँ मिलते हैं, तो ये शादी वाली ज़िंदगी, मतलब एक घरेलू लाइफ आपकी और फिर आपकी बाहर की ज़िंदगी, आप एक माशाल्लाह से एक अच्छे ओहदे पे फाइज हैं, तो ये किस तरह से मैनेज करती हैं? जैसे आपने बताया भी कि पहले आपका मिसकैरेज भी हो गया था, उसके बाद मतलब किस तरह से आपने मैनेज किया है तमाम चीज़ों को कि माशाल्लाह घर भी अच्छे से लेकर चल रही हैं और आप आगे की अपनी जॉब भी अच्छे से लेकर चल रही हैं? अच्छा, इसमें जो है ना आपके इन-लॉज का और आपकी ओवरऑल फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। अब मेरी सास जो है, मैं बहुत बेफिक्र होके बच्चों को छोड़ के चली जाती हूँ, और मेरा बेटा जो है वो सिर्फ 5 महीने का है, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से रोता भी बहुत ज़्यादा है। तो बेटी 3 साल की है माशाल्लाह से, उसको चुप कराना फिर भी आसान है, वो अगर रोना शुरू करे तो उसको तो चुप भी बहुत मुश्किल से कराया जाता है। लेकिन मेरी सास हो गई, मेरे ससुर हो गए, अगर हम दोनों मियाँ बीवी घर पे नहीं भी होते ना तो वो पूरा टाइम बच्चों को देख रहे होते हैं। और फिर एट द सेम टाइम मेरी अम्मी अब्बू के जो घर है वो भी तकरीबन 15-20 मिनट यहाँ से दूर है, तो इन केस अगर यहाँ पे भी वो मेरे सास ससुर नहीं है तो मैं उनको वहाँ पे छोड़ के और फिर चली जाती हूँ। तो ओवरऑल हाँ, थोड़ी सी फैमिली लाइफ अफेक्ट होती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक मेरे एरिया में एक फॉरेस्ट है, मियानो फॉरेस्ट, वहाँ पे आग लग गई थी, तो मैं तकरीबन 12 बजे यहाँ से निकली थी और वापस आते आते 2 बज रहे थे। तो बच्चों का सोने का टाइम है, बच्चों को कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है, वो सारी चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है।
लेकिन ये कि अगर आपके उस तरह के पेरेंट्स हों, उस तरह के पेरेंट्स इन लॉ हो और हस्बैंड भी वैसा हो जो आपको सपोर्ट करे और आप बिल्कुल। अंडरस्टैंड करे कि 12 बजे कोई भी शौक से नहीं भागता हुआ बिल्कुल। जाएगा, कुछ इस तरह की इमरजेंसी की सिचुएशन है कि वहाँ पे पहुँचना है, बिल्कुल। तो अगर वो समझें, अगर वो आपको सपोर्ट करें ना, तो फिर आपके लिए एक बैलेंस करना दोनों चीज़ों इजी में हो बहुत जाता आसान है। हो बिल्कुल जाता है। सही कहा कि फैमिली सपोर्ट और बिल्कुल। ससुराल वालों की सपोर्ट सबसे ज्यादा अहम होती है बिल्कुल, तमाम बिल्कुल। चीजों में। बिल्कुल। कहते हैं रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसी हैं, आहा, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसी हैं, ये एक जात धूप में देखो तो छाँव छाँव जैसी जैसी है। है। बिल्कुल तो कहते हैं एक मुफक्किर को किसी ने कहा कि सिर्फ एक लफ्ज में दुनिया की सारी खूबसूरती और हुस्न बयान कर दो। उस मुफक्किर ने कलम उठाया और कोरे कागज पर लिख दिया बेटी। बेटी। तो इससे बेहतरीन खूबसूरत चीज़ सही। कोई नहीं। बहुत काबिल फ़ख्र हैं वो वालिद जिनके घर कंदील जैसी रहमत ने जन्म लिया। बहुत काबिल फ़ख्र हैं वो शौहर जिनके घर में कंदील फातिमा ने आकर कंदीलें रोशन की। और बहुत खुशनसीब हैं वो बच्चे जिनकी माँ अपने बच्चों को जन्म देकर आज इस मुल्क के लोगों की खिदमत कर रही है। बिल्कुल वैसे कहते हैं, डॉक्टर यूनुस भट्ट लिखते हैं कि अगर बीवी अच्छी हो तो घर जन्नत बन जाता है, और बीवी अच्छी ना हो तो घर वाला तो जन्नती बन ही जाता है। तो यहाँ हम यकीनन कह सकते हैं कि ये खूबसूरत घर जो जन्नत जैसा है हमेशा इसी तरह जन्नत की तरह रहे, आमीन, और कंदील आमीन। फातिमा जैसी बेटियां मुमलिकत हमेशा। पाकिस्तान में जन्म लेती रहें, और हम बड़े फख्र से सर उठाकर इन लोगों के लिए कह सकें मिलने के नहीं नायाब हैं हम। जी, तो हम जाएंगे एक छोटे से वक्फे की तरफ, और और वक्फे के उसके बाद बाद मिलते हैं अपने और- दो को होस्ट से, शहबाज इब्राहिम और मरियम खान के साथ। अल्लाह हाफिज। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहबाज इब्राहिम और मेरे साथ हैं मरियम खान। और जैसा कि आप जानते हैं ये बच्चा वाला सेगमेंट हमेशा मैं ही करती हूँ कि मैं भी थोड़ी सी छोटी सी बच्ची हूँ, लेकिन चलेगा। खैर, तो पहला सवाल मैं ही करती हूँ। मैम, कोई ऐसी याद हो आपको बचपन में आप शरारती थी, या कोई ऐसी जो आपको पनिशमेंट मिली हो कि जो आप अभी तक ना भूली हो, कोई ऐसी अच्छा। बात? मैं बहुत शरारती थी, मतलब हम 3 भाई बहन हैं और मैं बहुत शरारती थी और मैं हमेशा डांट सुनती थी। मतलब कोई मुझे ऐसा दिन नहीं याद जब मैंने कोई इस तरह की हरकत ना की और मुझे डांट ना पड़ी हो। और भाई मुझसे बड़ा है लेकिन मैं बहुत लड़ाका होती थी, तो मैं उसको बहुत मारती थी। फिर जब हमारी छोटी बहन हुई तो हम दोनों भाई बहन बड़े जो है वो टीम अप करके और हम छोटी को जो है वो तंग कर रहे होते थे। वही जो नॉर्मली हर भाई बहन बड़ा कहता है कि हमने तुम्हें तो कचरे के ढेर से उठाया है, और तुम तुम- छोटी हो तो हाँ। ऐसे नहीं बोलो, तुम बड़ी हो तो ऐसे नहीं, मतलब बहुत मसला बहुत। रहता है ये। हम अपनी छोटी बहन के साथ ये हरकतें करते थे कि हम ना, एक कमरा था हमारा, स्टोर रूम था, उधर हम चले जाते थे और जब हमारे कजन्स भी आते थे तो हम चले जाते थे और हम उस बेचारी को बाहर रखते थे और उसको हम इस तरह कर रहे होते थे कि वाह हम तो डिज्नीलैंड में आ गए। और सिर्फ उसको हमने लेफ्ट आउट कराया था। फिर 4-5 दफ़ा इस तरह हमने किया। फिर एक दिन ना वो बहुत नाराज़ हो गई, उसने अपना स्कूल बैग उठाया, उसने अपना एक दुपट्टा डाला, कहती मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। उसके बाद मुझे बहुत डांट पिटी थी। और उसके अलावा एक और दफ़ा था कि हम बहुत शोर कर रहे थे और साइड में बाबा वालों का कमरा था, कज़न्स आए हुए थे, शोर किए जा रहे हैं और जिस मोमेंट हमें थोड़ी सी भिनक हुई ना कि वो फुटस्टेप्स की आवाज़ है और अब बाबा आ रहे हैं, तो एक कबर्ड था, उस कबर्ड में मैं छुप गई थी। तो मैं छुप गई थी और बाकी जो सारे थे मेरे भाई बहन और कज़न, उन सबको डांट पिट गई थी, लेकिन मैं कबर्ड में थी तो उनको नहीं पता चला मतलब कि ये आपकी भी काफी बचत हुई है, हाँ। शरारती में भी आपकी बचत हुई है हर चीज बचत में। करनी पड़ती थी वरना हर दफा मैं डांट सुनती थी। अच्छा मैम, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि हम देखते हैं हमारे माशरे में नाकानूनियत बहुत ज़्यादा है और आप कानून नाफिज करने वाले इदारे से आपका ताल्लुक है, तो मैं पूछना ये चाहूँगा कि किस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं कानून नाफिज करने में या फिर अमल दरामद करवाने में कानून को, और कौन सा ऐसा लॉ में अगर आपसे पूछूं कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में अगर जाएं और देखें कि ये जो लॉ है ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और मैं पाकिस्तान में भी ये अप्लाई करवाऊँ, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई हो? अच्छा, इस तरह की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक नहीं, क्योंकि अब हम एक आइडियलिज्म पे तो नहीं चल सकते हैं। जिस तरह के बाहर के ममालिक में चीज़ें हैं, लॉज हैं, उस तरह से हम यहाँ पे ऑब्वियसली अप्लाई इतनी जल्दी नहीं कर सकते। यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, लोगों में वो सेंस नहीं है, वो यहाँ पे लॉलेसनेस बहुत है। जो एक कानून बना हुआ है उस पर भी ये लोग अमल नहीं करते।
तो इस तरह की कोई एक नहीं, कोई बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेरे अंडर जो आजकल मुझे बहुत तंग कर रही है चीज़, वो ये है कि वो इंक्रोचमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है। अब ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि किसी का घर तोड़ें, लेकिन ये है कि कानूनन अगर देखा जाए तो वो एक सरकारी ज़मीन या सरकारी रास्ते पे उन्होंने घर एक्सटेंड करके बनाया हुआ है। अब उसमें हमें थोड़ा दिल में भी होता है कि यार किसी का घर है, लेकिन ये कि वी आर बाउंड कि हमें तोड़ना है। फिर हम बाहर अगर देखें ना, तो वो इस तरह की अगर कोई सरकारी ज़मीन या सरकारी पाथ है तो उसको वो छोड़ देते हैं कि ठीक है, इट्स फॉर द गवर्नमेंट टू यूज़, इट्स फॉर द पीपल टू यूज़। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हम जितना करने जाते हैं ना, उतनी रेजिस्टेंस लोगों से आती है। और फिर ऑब्वियसली यहाँ पे जो मिसकंसेप्शन है हमारे लिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो यही है कि हम गरीबों को तंग करते हैं, उनको हटाते हैं और अमीरों को नहीं करते, जबकि इट्स बोथ वेज। क्योंकि अमीरों की जिनकी स्कीम्स वगैरह भी हमारे पास आती हैं, हम उनकी स्कीम्स तब तक अप्रूव नहीं करते जब तक उनको जो सरकारी वाला लैंड है वो हम उससे निकाल के और उनकी स्कीम फिर अप्रूव होके फिर हम उनके रखते हैं। तो ये चीज़ है कि इंक्रोचमेंट के हवाले से और गवर्नमेंट लैंड को जो मिस यूज़ करते हैं ना, वो बहुत बॉदरसम है हमारे लिए। जी मरियम, तो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगी, जब आप ऑफिस में होती हैं तो आप कैसे हैंडल करती हैं? मतलब ऑफिस का बर्डन, घर का बर्डन, तो आप अपना गुस्सा हैंडल कर लेती हैं? मतलब ऑफिस का गुस्सा घर में या घर का गुस्सा ऑफिस में तो नहीं करती? अच्छा, मुझे यूजुअली गुस्सा बहुत कम आता है। आई एम अ वेरी काम पर्सन, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। अनलेस कि अगर कोई इस तरह की बात हो गई है कि जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है मेरे लिए, तो फिर मुझे जिस पे गुस्सा होता है मैं उसी पे निकालती हूँ। कि मुझे ये है कि भाई इसने गलती तो की है, तो इसी पे गुस्सा आना चाहिए, निकलना चाहिए। तो मैं अक्सर ऑफिस में गुस्सा निकाल के, अगर कुछ घर में भी ऊपर नीचे चीज हो जाती है ना, तो उसका गुस्सा भी वैसे मैं ऑफिस में ऑफिस में निकालती है, घर में नहीं गुस्सा। मैं ट्राई करती हूँ घर में सुकून रहे, क्योंकि अब पूरे दिन के बाद आप मुश्किल से आते हो, तो आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस एट हाउस। के घर पे सुकून रहे। ऑफिस वाले ठीक है, वो एक दिन डांटो, दूसरे दिन वो वही उसी तरह ठीक होके बैठे, घर सही रहे, घर ठीक रहे। ये चीज़ है। जी शहबाज भाई। अच्छा, मैं एक और सवाल के गर्ल्स के लिए आप इंस्पिरेशन है, ये सवाल वैसे पूछना तो मरियम को चाहिए था, लेकिन मैं चले कोई मसला नहीं, आप पूछ लें। कौन सा ऐसा मैसेज जो आप स्पेशली गर्ल्स को देना चाहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे? अच्छा, अपनी हर लड़की को चाहिए कि अपनी एक आइडेंटिटी बनाए। ठीक है, आप बेशक किसी की बहन भी हैं, बेशक किसी की बेटी हैं, किसी की माँ है, किसी की बीवी है, ठीक है, लेकिन वो आपकी सेकेंडरी पहचान है। आपकी प्राइमरी पहचान ये है कि आप खुद क्या हैं। आप एज एन इंडिविजुअल, जब हम पैदा होते हैं तो आप एक इंडिविजुअल हैं। आप ठीक है, आप किसी की बेटी बन के पैदा हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम आप जब अपना नाम लें तो आपके नाम को 4 नहीं तो 5 नहीं तो 2 लोग ही पहचानते हो कि आपने खुद अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल किया है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि डर के मारे और अपने पेरेंट्स के प्रेशर या बाकी सोसाइटी के प्रेशर में आके अपनी पहचान जो उनको बनानी चाहिए वो नहीं बनाती। वो आई थिंक वो हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जिस माशरे में लड़की आगे आके और अपनी एक पहचान बनाएगी ना, उसको जब पता होगा कि मेरे हुकूक क्या है, मेरे राइट्स क्या हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो ही सोसाइटी से प्रोग्रेस कर सकती है। हमारे यहाँ का यही मसला है कि हम लड़की को या तो भाई या तो बाप आगे बढ़ने नहीं देते, और लड़की का जो सेल्फ है, इनर सेल्फ है, वो इतना मार देते हैं कि वो उसको खुद भी समझ नहीं आता कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। तो ये मैसेज ना सिर्फ लड़कियों के लिए है लेकिन लड़कों के लिए भी है कि उनको इस तरह सपोर्ट करें कि अगर बेशक वो पढ़ाई में एवरेज माइंडेड हो, लेकिन आर्ट्स में, क्रिएटिविटी में, किसी ना किसी चीज़ में उसका दिमाग, अल्लाह ने सबको एक स्पेशल चीज़ ज़रूर दी है। अगर सब पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो किसी की पेंटिंग में कुछ अच्छा हाथ है, किसी और चीज़ में, कुकिंग में। तो हर चीज़ का, हर लड़की का, हर औरत का जो उसका अपना फ़न है उसको आइडेंटिफाई करे और उस पर वो काम करे। अपनी इनर सेल्फ को सेटिस्फाई करे कि मैं अगर बाहर जाऊं तो मैं कुछ हूँ। अगर मेरे बच्चे हैं तो वो कल को ये बोल सकते हैं कि हमारी माँ जो है वो कुछ है, वो उसको 4 लोग जानते हैं। वो हम अगर कोई एक कॉन्फिडेंस है जो मैं अपने बच्चों में वो ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, ट्रांसमिट कर सकती हूँ, वो इसी वजह से है कि मैं बाहर जाती हूँ, मैं लोगों को फेस करती हूँ और मैं अपनी जितनी भी कैपेसिटी है उस पर मैं काम करती हूँ। तो उस चीज़ के हवाले से हर औरत को चाहिए कि अपनी एक पहचान बनाए, फिर बेशक वो किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अपना एक नाम हो। वो इंडिविजुअली क्या है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। बेस्ट मैसेज फॉर गर्ल्स। अच्छा, लास्ट में मैम
लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, मैं चाहूँगा कि ये तो गर्ल्स के लिए एक मैसेज हो गया, लेकिन ओवरऑल जो हमारी आवाम है, एज असिस्टेंट कमिश्नर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कोई ऐसी चीज़ जो आपको नज़र आ रही हो कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई भी मैसेज जो आप ओवरऑल व्यूअर्स के लिए देना चाहेंगे? अच्छा, ये चीज़ दोनों के लिए है, मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। आप एक तो अपना करियर बनाएं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक फ़ोन है ना, वो फ़ोन को आप अच्छे तरह से भी यूज़ कर सकते हो और आप उसको मिस यूज़ भी कर सकते हो। सेम गोज़ फॉर ऑल द टेक्नोलॉजी दैट्स आउट देयर। तो आप सीधी डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज़ को, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करें। आप अपने लिए एक अच्छा करियर पाथ चूज़ करें। अगर आप जॉबलेस हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप कोई छोटी सी नौकरी से भी शुरू करेंगे। अगर वो बेशक वो एक रेस्टोरेंट में एक वेटर की हो या एक पेट्रोल पंप पे एक लड़का जो खड़ा होता है उसकी हो, कोई मसला नहीं है। आप छोटी से छोटी चीज़ से शुरू करें। यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको कोई मसला नहीं होता शॉपकीपर्स बनने में या पेट्रोल पंप्स पे काम करने से। यहाँ पे पता नहीं क्यों उनको मायूब चीज़ लगती है। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, कोई काम छोटा नहीं होता। हर चीज़ आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ करेंगे तो आप अपने लिए भी, आगे के लिए भी आसानियाँ बनाएंगे। बिल्कुल, ये बेस्ट मैसेज था कि जिस चीज़ में आप माहिर हैं वो चीज़ आप अपने मुल्क में भी करें। ऐसा ना हो कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाके वो ही जॉब करने के लिए तैयार हों, लेकिन यहाँ पर आपने वो काम नहीं करना और अना का मसला बनाना है। तो ये बेस्ट मैसेज था मैम की तरफ से, और ऐसे ही हम अपने यूट्यूब चैनल पर हम आपको ऐसी ही शख्सियात के साथ मिलाते रहेंगे जो मिलने के नहीं नायाब है हम। ढूंढोगे